नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। राज्य आंदोलनकारियों के लिए खुशखबरी है। धामी सरकार ने पिछली कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन देने की स्वीकृति दी थी, जिसे लेकर आज शासनादेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी अब पेंशन का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों को उचित सम्मान देने और उनके योगदान का ध्यान में रखते हुए दो वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग में वो आंदोलनकारी हैं जो कि आंदोलन के दौरान जेल गए और घायल हुए थे। उन्हें सरकार की ओर से 5100 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। वहीं दूसरी ओर वो चिन्हित आंदोलनकारी हैं जो कि जेल नहीं गए थे और ना ही घायल हुए। उन्हें सरकार की ओर से 3100 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। अब तक की व्यवस्था के अनुसार जेल जाने वाले और घायल आंदोलनकारियों को जीवित रहते 5100 रुपये प्रतिमाह पेंशन और मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी आजीवन 5100 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान था। अब दूसरे वर्ग के चिन्हित आंदोलनकारी जिन्हें हर माह 3100 रुपये जीवित रहते सरकार की ओर से दिया जा रहा था, अब उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों के लिए भी 3100 रुपये आजीवन पेंशन का प्रावधान उत्तराखंड सरकार ने कर दिया है। और वहीं आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के बेटे सिकंदर कलेर का देहरादून के जाखन स्थित एक होटल में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मौत के कारणों की जांच जारी है। घटना के बाद बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होटल पहुंचे। कुछ दिनों पहले ही एसएस कलेर ने आपके प्रदेश अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। मौके पर पहुंच चुकी है और एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं फील्ड यूनिट द्वारा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या कारण था मृत्यु का। अभी तक हम जांच में क्या कुछ कर सकते हैं? जी, अभी तक तो बहुत जल्दी है कुछ भी कहने के लिए। सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है, फील्ड यूनिट द्वारा एविडेंस कलेक्ट की जा रही है और एक बार पोस्टमार्टम हो जाएगा तभी कुछ क्लियरली हम लोग कंक्लूसिवली कह। और वहीं निरंजनी अखाड़े में पंचों की बैठक में बलवीर गिरी को नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी चुना गया है। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी ने बलवीर गिरी को बागाम्बरी पीठ संचालक चुने जाने की घोषणा की है। बैठक में निरंजनी अखाड़े के प्रमुख संत मौजूद रहे। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद बैठक में बलवीर गिरी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। बैठक में तय किया गया है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के बाद उनके शिष्य बलवीर गिरी को बागाम्बरी मठ की गद्दी सौंपी जाएगी। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने हरिद्वार में यह घोषणा की है। 5 अक्टूबर को प्रयागराज में नरेंद्र गिरी महाराज की षोडशी में बलवीर गिरी की महंताई की जाएगी। बैठक में निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने बागाम्बरी मठ की वसीयत सभी पंचों को दिखाई। बैठक में निरंजनी अखाड़े के पंचों में 8 अष्टकौशल महंत और 8 उपमहान शामिल रहे। सभी संतों ने अपने अपने सुझाव रखे और निर्णय लिया कि कौन महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी होगा। बैठक में फैसला लिया गया कि निरंजनी अखाड़े में बागाम्बरी मठ में संचालन के लिए एक सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड में निरंजनी अखाड़े के कई साधु संत शामिल होंगे। देखिए, घोषणा तो आपने सुना और आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया इस घोषणा को सुनेगी, क्योंकि पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे और भारतीय परंपराओं के सबके स्नेही थे, वो सबसे उनका स्नेह था। आज बाघम्बरी गद्दी लेटे हनुमान जी तीर्थराज प्रयाग की गद्दी की बात चल रही है, तो गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में बलवीर पुरी जी महाराज को, जो उनके प्रिय शिष्य थे, जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और उत्तराधिकारी बना करके उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत किया है। देखिए, पावर क्या होती है, उसमें मंदिर में चढ़ावा आता है, वो हर हफ्ते गिना जाता है, गिन के जितना पैसा आया वो लिखा जाता है, तो उसका पूरा हिसाब किताब जो सुपरवाइजरी बोर्ड को देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि पैसा हमारा गलत दिशा में जाए। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा अर्थ यही होता है, जब भी जो लड़ाई झगड़ा आप लोग ही उछालते हैं, भाई धन संपदा इसका विवाद होता है। विवाद ये होता है जब हमारा मेहनत गलत हो जाता है,
घर में पैसा देता है, लोगों को पैसा बांटता है, तो वहाँ स्थिति हमारी खराब हो जाती है, उस पर एक विवाद खड़ा होता है। इसलिए आगे चल के कोई विवाद न हो, इसलिए हमने सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन करने। और वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस पूरे प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम करने जा रही है। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक गांव-गांव कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत कांग्रेस नेता 670 न्याय पंचायतों के गांवों में जाकर रात्रि प्रवास करेंगे। इस दौरान कांग्रेसी आमजन की मन की बात को जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही जनता के सामने पार्टी की नीतियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी राजेश धर्मानी ने कहा कि पार्टी गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर गांव-गांव और घर-घर पहुंचने का प्रयास करेगी। यह प्रदेश में बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि कांग्रेसी नेता गांव में जाकर आम आदमी के मन की बात को जानने की कोशिश करेंगे और उनके सामने पार्टी की नीतियां और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। गांव में प्रवास के दौरान ग्रामीणों की जो समस्याएं होंगी, उनकी एक सूची तैयार की जाएगी, ताकि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उन समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से निराकरण किया जा सके। आम आदमी के मन की बात को जानने के लिए और अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए ये 2 तरह का संवाद होगा। पार्टी की बात लोगों तक पहुंचेगी, लोगों की बात पार्टी में। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर की लंबे समय से चल रही नाराजगी की चर्चाओं पर आज कैबिनेट मंत्री यशपाल आर ने खुद विराम लगाते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी नाराजगी को लेकर व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से कभी कोई बयानबाजी नहीं की है, पर उनकी नाराजगी की खबरें काल्पनिक और मनगढ़ंत हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। यशपाल आर ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चा और समर्पित सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी उनका अपना परिवार है और परिवार से कोई कभी नाराज नहीं होता है, और उनके भाजपा छोड़े जाने की खबरें पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया गया। आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आवास में आकर आपको मनाने आते हैं। मनाने की वजह क्या है? और मैंने तो कभी कोई शारीरिक रूप से कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है, कोई बयान नहीं दिया है, न व्यक्ति रूप से मैंने कोई अपनी नाराज़गी जाहिर की है, प्रकट की है। लेकिन उसके बावजूद भी यही कहा जा रहा है कि यशपाल आर्य नाराज़ है और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मनाने के लिए उनके घर में आवास में गए, जो कि सत्यता से परे है, काल्पनिक है, मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं क्यों होने लगा नाराज़? किससे नाराज़ की वजह होती है आपने। और वहीं पौड़ी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुकेश कोहली ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने बीते कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने शहर के लिए कई विकास कार्य किए हैं। साथ ही बीजेपी सरकार की तरफ से कई सड़कों का लोकार्पण भी किया गया। इसके अलावा सटी लवाली झील में अब तक 70% कार्य पूरा किया जा चुका है। साथ ही बस अड्डे के लिए जो पैसा स्वीकृत किया गया है, वो काम भी इस कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। चुनने के बाद जब हम लोग 2017 में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग जीते हैं, तो मैं पुनः उनको धन्यवाद दूंगा कि इतने विकास काम आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम लोगों ने इस पौड़ी विधानसभा पे अपनी कृपा की है। मेरा आप सब पत्रकार बंधुओं से भी ये निवेदन है कि आप भी देख रहे होंगे कि पौड़ी में चाहे वो बौसाल का पुल रहा हो, चाहे वो एनसीसी एकेडमी की घोषणा रही हो, चाहे वो सीता माता का सर्किट रहा हो, चाहे वो लवली झील रही हो, चाहे तमाम हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 20-22 रोडें बनाई हैं, राज्य योजना से कम 45 रोडें बनाई हैं। इसके अलावा 3 पेयजल पंपिंग योजनाएं पहले चल रही थी, जिनके लिए हमने 4-5 करोड़ रुपये अपनी तरफ से हर योजना पे दिया है। 3 नई योजनाएं घुड़दड़ी बिलकेदार पेयजल पंपिंग योजना की स्वीकृति हमको मिल चुकी है। और वहीं देहरादून में थाना विकासनगर से संबंधित मर्डर का खुलासा एसएसपी जन्मजय खंडूरी ने किया है। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को मृतक पेट्रोल पंप से निकल रहा था, तब 2 लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा बदमाश अभी भी फरार है। तारीख की घटना है, 28 तारीख की घटना। जो मृतक है वो पेट्रोल पंप से निकल रहा था। जब वो पेट्रोल पंप से निकल रहा था तो 2 लोगों ने उसको रोका और उसको लूटने की कोशिश करी। लूटने की कोशिश में जब विरोध किया गया, विरोध के नतीजे उसका मर्डर कर दिया गया। जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया, कॉम्बिंग शुरू की। कॉम्बिंग करते हुए सीसीटीवी भी देखे गए, उसमें
जो संदिग्ध व्यक्ति थे वो दिखाई दिए, तो उसी के बेसिस पर पूरा का पूरा मुखबिरी तंत्र यूज़ करते हुए उनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा। देहरादून में डीएम आर राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण किया और कामों में हो रही ढील का डीएम ने जायजा भी लिया। इस दौरान संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि लगातार प्रगति कार्य में मिल रही शिकायत पर डीएम ने यह निरीक्षण किया है।